ग्राम वासियों से एक बात कहना चाहूँगा और मुझे बड़ा दुख होता है। देर के लिए झंडे को फहराइए, उसके सम्मान में खड़े हो जाइए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे तिरंगे की डीपी लगा लीजिए, देशभक्ति के गाने चला लीजिए और अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर लीजिए। नहीं साहब, अगर ये देश अंतिम कतरे में भी भारत जिंदाबाद था, भारत जिंदाबाद था। जब तक उन शहीदों के, उन महान क्रांतिकारियों के सीने में रक्त की अंतिम बूंद भी रही, तब तक वे भारत माता की जय के नारे ही लगाते रहे। अब सांस्कृतिक कार्यक्रम के सिलसिले को हम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक बात आप सभी से और कह देता हूं कि कार्यक्रम थोड़ा सा लंबा है और मुझे भी कुछ बातें सम्मानित ग्रामवासियों के साथ करनी है, तो मैं आप सभी को पहले ही बता देता हूं कि थोड़ा समय। महफिल रघुपति राघव गाते थे, एक हमारे प्रेमचंद जी ईदगाह सुनाते हैं, कान्हा की महिमा गाते रसखान दिखाई देते हैं, दिखते होंगे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई गैरों को, मुझको तो हर इंसान में इंसान दिखाई देते हैं, मुझको तो हर इंसान में इंसान दिखाई देते हैं। मुझे नहीं पता, मैं इतना तो जानता हूं कि इस भानीसरिया विद्यालय में तो कभी अचीव हुए नहीं थे, लेकिन कहते हैं ना कि उसी काम को करने में मजा है जो काम आज तक किसी ने नहीं किया हो, या फिर उस टारगेट्स को अचीव करने में मजा है जो टारगेट्स किसी के लिए असंभव हो तो किसी के लिए मुश्किल हो। लेकिन इस विद्यालय के होनहार छात्रों ने उन टारगेट्स को अचीव किया। तो मैं बात रिजल्ट की कर रहा था। कक्षा 12 में इस बार का जो रिजल्ट था वो बहुत से मामलों में ऐतिहासिक रहा है। ऐतिहासिक मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इस बार इस विद्यालय की एक छात्रा ने जो काम किया है, जो कीर्तिमान किया है, वो आज तक गांव भानीसरिया के इस राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के इतिहास में नहीं हुआ है। वो होनहार छात्रा इस समय हमारे बीच में मौजूद है। ये जो बच्चियां हैं या फिर ये जो बच्चे हैं, ये हमें सिखाते हैं कि कुछ भी असंभव नहीं है। अगर मेहनत सच्ची हो, लगन पक्की हो, तो हर मुश्किल से मुश्किल काम को बड़ी आसानी के साथ किया जा सकता है। उस समय बात कर रहा हूं जिसमें हमारे विद्यालय में ना कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और ना ही हमारे इस विद्यालय का अपना खुद का परीक्षा सेंटर भी नहीं है। ये बच्चे यहाँ से 10 किलोमीटर दूर एग्जाम देने के लिए जाते थे। तो कक्षा 12 में इस बार हमारे पास 18 बच्चे थे। उन 18 बच्चों में से 16 बच्चों ने प्रथम श्रेणी से पास की, वहीं 2 बच्चे द्वितीय श्रेणी के साथ पास हुए। बात ये नहीं है कि रिजल्ट 100% रहा, बात यह है कि 18 में से 16 बच्चे प्रथम श्रेणी से पास हुए। ये तो थी उस सफलता की एक छोटी सी झलक। अब मैं वो बात कर रहा हूं जिसकी चर्चा मैंने अभी थोड़ी देर पहले की कि 26 जनवरी को इस विद्यालय के प्रधानाचार्य अमित जी मीणा ने घोषणा की प्रतिशत नंबर लेकर के आता है तो उसे मेरी तरफ से 5100 रुपए दिए जाएंगे। उस समय ये चर्चा चली थी कि टारगेट मुश्किल है, क्या कोई हासिल कर पाएगा या नहीं कर पाएगा।
लेकिन जिनके सपनों में जान होती है वो हर मुश्किल से मुश्किल काम को बड़ी आसानी के साथ कर लेते हैं। उस टास्क को, उस टारगेट को इस विद्यालय की एक छात्रा ने हासिल किया है। अमित जी ने जो घोषणा की थी उस घोषणा को पूरा करने के लिए मैं उस विद्यालय की छात्रा लक्ष्मी कंवर को मंच पे आमंत्रित करता हूँ कि वे आप मंच पे आए। इनके साथ साथ राम कुमार जी और दीवान जी से भी मैं आग्रह करूंगा कि आप भी आगे मंच पे आए। तो मनोज जी एक प्रेरक के रूप में आते हैं। वे आपको प्रेरणा देते हैं कि गांव भानीसरिया में कुछ जरूरतमंद बच्चे ऐसे हैं जिनके पास विद्यालय की ड्रेस नहीं है। अगर आप उनके लिए कुछ कर सके तो हमें बड़ी खुशी होगी। उन्होंने कहा, नेकी और पूछ ये कहने की क्या बात है। आप तो मुझे सिर्फ ये बताइए कि कितने बच्चों के लिए ड्रेस की व्यवस्था करनी है। आप मुझे सिर्फ संख्या बता दीजिए। उनके लिए जिस चीज की जरूरत है वो चीज मैं उपलब्ध करवाऊंगा। मनोज जी ने विद्यालय से इस बारे में डिस्कस किया। हमने उन जरूरतमंद बच्चों की पहचान की और 30 के लगभग बच्चे ऐसे थे जिन्हें ड्रेस की जरूरत थी। महावीर जी ने कहा कि मुझे ये करते हुए बड़ी खुशी होगी। तो इन्होंने उन जरूरतमंद 30 बच्चों के लिए ड्रेस की व्यवस्था की और कल के अखबार में हमने ये देखा भी है। तो ये विद्यालय परिवार महावीर प्रसाद जी भाटी का सम्मान करना चाहता है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप मंच पे आए। इसके साथ साथ मैं इस विद्यालय के प्रधानाचार्य जी से और ग्राम भानीसरिया के सरपंच जी से भी आग्रह करूंगा कि आप भी मंच पे आए और महावीर प्रसाद जी भाटी का सम्मान इस विद्यालय की तरफ से करें। अति शीघ्र निराकरण कर लिया जाएगा। तो जिन चीजों की जरूरत आज के समय ये विद्यालय परिवार महसूस कर रहा है उसमें सबसे पहले दिक्कत आती है लाइट को लेकर के। गर्मी का मौसम होता है, लाइट चली जाती है। तो ये छोटे छोटे नौनिहाल हैं, ये भी अपने कमरों में परेशान होते हैं। बहुत सारे जरूरी कार्य होते हैं जो इस विद्यालय में करने होते हैं। कई बार इन्वर्टर भी डिस हो जाता है। जरूरी डाक है जो हमें आगे भेजनी होती है। और सबसे बड़ी परेशानी तो इन छोटे छोटे बच्चों की, इन नौनिहालों की है। दीवान जी, पीछे 2 प्रोग्राम हुए थे प्रशासन गांव के संग अभियान। उसमें मैंने देखा था कि जो बाहर से आए हुए थे उनके लिए आपने बड़ी शानदार व्यवस्था की, कूलर लगाए, पानी की व्यवस्था की। तो ये जो छोटे छोटे नौनिहाल हैं, इस गर्मी के मौसम में अगर लाइट चली जाती है तो कमरों के हालात बहुत बुरे हो जाते हैं। वहाँ पे बैठा भी नहीं जाता है। ये टीन सेट, अभी तो थोड़ी बारिश हो गई, वरना यहाँ पर भी बैठना बड़ा मुश्किल है। तो ये विद्यालय परिवार ग्राम भानीसरिया को याद कर रहा है इस लाइट के निराकरण के लिए। बात सिर्फ इतनी नहीं है कि लाइट चली जाती है, इसके साथ साथ एक और बात है कि महीने का लगभग 3 से 4 हजार रुपए बिजली का बिल आता है। अगर मैं साल की बात करूं तो लगभग 40 से 50 हजार रुपए, और अगर मैं 2 साल की बात करूं तो लगभग 80 हजार से लेकर के 1 लाख रुपए तक आता है। जब हम कल बैठे थे तो इस बारे में डिस्कस कर रहे थे कि इसका क्या समाधान हो सकता है कि अगर कभी लाइट चली गई घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे के लिए, तो ये बच्चे भी परेशान ना हो और ये जो बिजली का बिल लगातार बढ़ रहा है इसका कोई निराकरण संभव है क्या? तो बाबूलाल जी, रतन जी, भीम जी और इनके साथ साथ स्टाफ साथियों ने बताया कि इसका एक समाधान है, लेकिन वो गांव वासियों के सहयोग से ही संभव है। अगर इस विद्यालय में सोलर प्लेट की व्यवस्था हो जाए, डबल बैटरी वाला सोलर प्लेट,
हमने एक अनुमानित आइडिया लिया था लगभग 70 से लेकर के 80 हजार रुपए। अगर उस सोलर प्लेट की व्यवस्था हो जाती है तो इस विद्यालय की लाइट की समस्या का परमानेंट सॉल्यूशन हो जाएगा। ना कभी बिजली का बिल भरना पड़ेगा और ना ही इन छोटे छोटे नौनिहालों को परेशान होना पड़ेगा। तो मैं गांव भानीसरिया के महान भामाशाहों से, महान दानदाताओं से ये आग्रह करता हूँ कि एक बार पुनः ये विद्यालय परिवार आपको याद कर रहा है, अपनी जरूरतों के लिए नहीं, विद्यालय की जरूरतों के लिए, इन छोटे छोटे नौनिहालों की जरूरतों के लिए, कि एक तो सोलर सेट की व्यवस्था अगर हो जाती है तो पहली समस्या बिजली वाली है, उसका परमानेंट सॉल्यूशन हो जाएगा। उसके बाद एक और चीज जो बाकी के हम विद्यालयों में जाते हैं वहां पे देखते हैं, खास करके जो सीनियर विद्यालय होते हैं वहां पे हमने इस चीज को देखा है और मुझे लगता है कि इतना बड़ा गांव है, सीनियर विद्यालय है, अगर उस चीज की व्यवस्था और हो जाए तो इस विद्यालय के अंदर 4 चांद लग सकते हैं। और वो है विद्यालय का मेन गेट। जब भी हम किसी दूसरे विद्यालय में जाते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ के जो मेन गेट हैं वो अलग ही तरह के होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये घोषणा इसको आज ही अमली जामा पहनाया जाए, लेकिन मैं आपसे ये अनुरोध करूंगा कि विद्यालय का मेन गेट ऐसा हो कि जब भी हम उस मेन गेट को देखें तो हमें उस विद्यालय के अंदर के दिग्दर्शन अपने आप हो जाएं। तो ये विद्यालय परिवार विद्यालय के मेन गेट के लिए भी आपसे आग्रह करता है कि आप इस चीज के बारे में भी देखिएगा। ये तो थी 2 मुख्य जरूरतें जो मैं आज महसूस कर रहा हूँ कि अगर ये हो जाए तो इस विद्यालय के अंदर 4 चांद लग जाएंगे। इसके बाद हम जिस टिन शेड के नीचे बैठे हैं उसमें भी अगर पंखों की व्यवस्था हो जाए तो इस प्रकार के जो कार्यक्रम होते हैं तब ना हमें ना आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी हो। तो ये 2-3 मुख्य जरूरतें हैं जिनके लिए ये विद्यालय परिवार आपकी तरफ देख रहा है और मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्द आपकी तरफ से इन समस्याओं के निराकरण की घोषणा हो जाएगी। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि 1-2 घोषणा तो ये कार्यक्रम खत्म होगा उससे पहले भी पूरी हो सकती है। बच्चों के लिए इनाम की घोषणा रिछपाल सिंह जी सनोप सवाई सिंह जी की तरफ से की जा रही है। तो ये विद्यालय परिवार आपका दिल से धन्यवाद देता है और मैं चाहता हूं कि बच्चे आपके सम्मान में तालियां बजाएं। क्या भी होती है। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य बच्चों का सर्वांगीण विकास करना होता है और उस सर्वांगीण विकास के अंदर शैक्षिक के साथ साथ भौतिक, मानसिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम और जितनी भी गतिविधियां होती हैं, आपका योगदान हर गतिविधि में सच में अद्भुत है, अविश्वसनीय है, बेहतरीन है। तो ये विद्यालय परिवार आपको विशेष तौर पे धन्यवाद देता है कि आप इतने बेहतरीन तरीके से अपने कार्यों को अंजाम दे रहे हैं और आपके लिए इस विद्यालय से बाबूलाल जी सम्मान कर रहे हैं। तो मैं बाबूलाल जी को और स्वरूप जी को दोनों को मंच पे बुला रहा हूं कि आप दोनों मंच पे आइए। स्वरूप जी, आप सच में इस इनाम के हकदार हैं और मैं ये चाहता हूं कि आप जिंदगी भर ऐसे ही मेहनत करते रहें, अपने नाम की छाप ऐसे ही हर जगह छोड़ते रहें। पुनः जब हमीर के ऊपर आक्रमण करता है, हमीर अपने दुर्ग में रहते हैं, हमीर के ही कुछ गद्दारों ने उनके साथ धोखा किया और उनके पानी के अंदर, अनाज के अंदर गाय का हाड़ और रक्त मिला दिया। हमीर बाहर जा नहीं सकते और जो पानी अशुद्ध हो चुका है, जो खाना अशुद्ध हो चुका है, उसे खाया नहीं जा सकता। तो ऐसे में किया क्या जाए? तब राजस्थान में एक शब्द हम काम में लेते हैं, साका।
पुरुषों ने तय किया कि वे केसरिया वस्त्र पहनकर साका करेंगे। वीर नारियों ने तय किया कि वे जौहर को गले लगा लेंगी। ये बात राव हमीर तक पहुंची। राव हमीर ने कहा कि मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं सोच करके बताता हूं कि इस समय किया क्या जा सकता है। राव हमीर अपने कमरे में जाते हैं। 2, 3, 4 घंटे का समय बीतता है, हमीर वापस नहीं आते हैं। सेना के अंदर खलबली मचती है कि क्या किया जाए, हमीर बाहर क्यों नहीं आ रहे, हमारे राणा बाहर क्यों नहीं आ रहे। ये बात वो हमीर की पत्नी रंग देवी को बताते हैं। रंग देवी कहती है कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो मौत से डर जाए, लेकिन वो हमीर के पास जाती है और कहती है कि जब सारे सैनिक मौत को गले लगाने के लिए तैयार बैठे हैं और आप कायरों की तरह कमरे के अंदर बंद बैठे हैं, अगर आप में लड़ने की हिम्मत नहीं है तो मुझे आदेश दीजिए, मैं सेना के साथ जाती हूं और मैं जाकर के वहां सेना का नेतृत्व करती हूं और युद्ध करती हूं। राव हमीर कहते हैं कि तुम जो सोच रही हो बात वो नहीं है, बात कुछ अलग है। मैं मौत से नहीं डरता, लेकिन एक चीज है जिसका मुझे डर लग रहा है और वो है मेरी बेटी देवल दे। देवल दे उस समय सिर्फ 15 साल की थी। 15 साल मतलब 10वीं 11वीं में जो बच्चियां पढ़ रही हैं, इनकी उम्र की थी। और राजस्थान के इतिहास में ऐसा हुआ है कि जौहर सिर्फ वो करती हैं जो विवाहित होती हैं या फिर जिनकी सगाई हो चुकी होती है। उस समय देवल दे ना तो विवाहित थी ना उनकी सगाई हुई थी। हमीर कहते हैं कि हम युद्ध भूमि में लड़ते लड़ते मारे जाएंगे, तुम सारी छत्राणियां जौहर को गले लगा लोगी, लेकिन मैं ये सोचकर डर जाता हूं कि हमारी बेटी देवल दे का क्या होगा, पीछे से वो आतताई उसके साथ क्या करेंगे, और ऐसी कोई रास्ता नहीं है कि हम यहां से बाहर निकल सके। जब ये बात देवल दे को पता चलती है तो वो अपने पिताश्री के पास आती है और कहती है कि पिताश्री, मैं जौहर की ज्वाला को तो गले नहीं लगा सकती, लेकिन आप तलवार से मेरा गला काट दीजिए और आप जाकर के समर भूमि में समर लड़िए, युद्ध कीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से इस मेवाड़ वंश की आन बान शान के ऊपर कोई दाग लगे। राव हमीर उसे उठाने के लिए तलवार हाथ में उठाते हैं, लेकिन अपनी बेटी के ऊपर तलवार कौन डाल सकता है। वो निढाल हो जाते हैं और निढाल होकर के गिर जाते हैं। वो चाह करके भी अपनी बेटी को नहीं मार पाते। उसके बाद वो 15 साल की बेटी क्या करती है, वो दुर्ग के सबसे ऊपर वाले स्थान के ऊपर जाती है। उस दुर्ग में पीछे की तरफ एक तालाब है जिसे पद्मला तालाब के नाम से जाना जाता है। वो 15 साल की बेटी उस तालाब में छलांग लगा देती है और वो अपना जल जौहर करती है। ये था राजस्थान के इतिहास का पहला बलिदान, जो सिर्फ 15 साल की बेटी करती है। जहां अगर हमें थोड़ी सी खरोच आ जाती है तो हमें पीड़ा होने लगती है, लेकिन वो 15 साल की बेटी अपने पिता के बंधनों को खत्म करने के लिए तालाब से कूदती है। उस समय राव हमीर कहते हैं, इन हाल में तो सुन बीरा हाथ पीड़ा न हो सके। जब उनकी पत्नी उनके पास में आती है और कहती है कि आप युद्ध भूमि में क्यों नहीं जा रहे, तो कहते हैं कि इस समय तो हम उसके हाथ पीले नहीं कर सकते। कुंवारी कन्या जौहर री सेज न सोई सके, और बेटी इस समय कुंवारी है, वो जौहर भी नहीं कर सकती। मने मरने री चिंता नहीं, कंवरी री चिंता साड़ी, कि मुझे अपने मरने का डर नहीं, लेकिन मुझे मेरी बेटी की चिंता सता रही है। और उस पिता की चिंता को वो बेटी अपनी जिंदगी का दान दे करके खत्म करती है। यह है राजस्थान के इतिहास का पहला बलिदान। दूसरा बलिदान रानी। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मंच पर विराजमान स्कूल के प्रधानाचार्य जी, समस्त अध्यापकगण, गांव से पधारे हुए हमारे पूर्व सरपंच ओम प्रकाश जी, समदत सिंह जी, जीएसएस अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह जी, भागीरथ सिंह जी,
और सभी सम्मानित मंच पर विराजमान सामने बैठे युवा शक्ति छात्र और छात्रा, आज हम 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। इस अवसर पर एक शानदार भव्य आयोजन यहाँ पर हो रहा है। अभी आज से 80 साल पहले सन 1947 में जब देश आजाद हुआ, उस आजादी के पहले कितने साल हम गुलाम रहे, कितने हमारे आजादी की इस लड़ाई में कितने लोग शहीद हुए। 22-23 साल के नौजवान भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी हुई। अनगिनत माओ ने अपने लाल खोए। एक लंबी लड़ाई के बाद इस आज़ादी का जो गौरव हमें आज मिला है, वो एक बहुत लंबी लड़ाई थी। इस लड़ाई में जो शहीद हुए, देश की स्वतंत्रता के बाद आज 80 साल तक देश की सीमा पर जो अखंड रक्षा कर रहे हैं हमारे वीर सैनिक, उनको जो शहीद हुए हैं उनको मैं नमन करता हूं। और आज़ादी के इस महासंग्राम में जिन्होंने अपना योगदान दिया, उनको भी नमन। पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर आज तक जो भी सरकारें बनी, इस देश को किस हालत में हमें ये संदेश मिला था, यहाँ पर बड़े बुजुर्गों को पूछना, बहुत विकट परिस्थितियाँ थी। सुई नहीं बनती थी, पीने का पानी नहीं था, रोडें नहीं थी, पानी नहीं था, बिजली नहीं था, स्कूलें नहीं थी। बहुत विकट परिस्थितियों में ऐसा देश मिला था। लेकिन आज हम विश्व के उस पायदान पर खड़े हैं। इस सब में सरकारों के साथ साथ हम सब का इसमें योगदान है। हम सब भारत के लोग हैं, ये गर्व करते हैं कि हम इस देश में पैदा हुए। मैं कहना चाहूँगा कि आज प्रोग्राम थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन गुरुजी ने पूरी बातें जो बतानी थी वो आपको बहुत सारी बातें बता दी। ज़्यादा कुछ नहीं कह के मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आज का जो मैं पिछले 2010 जो जनवरी थी उससे लेके आज तक झंडारोहण करता आया हूँ गुरुजी। ये सौभाग्य मेरे गांव वालों ने मुझे दिया। इस जो 17 साल का इतिहास था, इस इतिहास में मैं ये नहीं कह रहा कि कोई भी यहाँ पर प्रिंसिपल या स्टाफ कभी खराब रहा नहीं रहा, लेकिन जो आज मुझे आनंद आया वो 17 साल के इतिहास में नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे विद्यालय को इतना शानदार प्रिंसिपल मिले हैं। मैं पिछले 17 साल से 2010 से मैं जब गांव आता हूं तो यहीं घूमता हूं, तो मैं हर गतिविधि पर नजर रखता हूं, हर बच्चे पर नजर रखता हूं, कौन क्या कर रहा है, कौन टीचर क्या कर रहा है, कौन अध्यापक क्या कर रहा है। लेकिन ये जो आपने जो ये 1 महीने के अंदर जो परिवर्तन किया, उसके लिए मैं प्रधानाध्यापक जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और मैं यही सोच रहा हूँ कि कम से कम 5-7 साल आप यहाँ रुको। हालांकि देखो, दूर के जो अध्यापक होते हैं उनकी एक हमेशा इच्छा होती है कि गांव के पास जाएं, घर के पास जाएं। बिचो बाबूलाल जी भी हमारा चीत करी, रतनगढ़ गया सीधा जा, रतनगढ़ तो बराबर सो गया, रतनगढ़ थोड़ा ज़्यादा ही पड़ता लो पड़िया रहो। चलो वापिस आ गया। और स्कूल का क्या होता है, चाहे घर हो चाहे स्कूल हो, वहां पर घर का जो मुखिया होता है उसके द्वारा एक वातावरण बनाया जाता है कि हमें कैसा वातावरण चाहिए। तो सबसे पहले तो है ये आपका घर है, वो भी आपका घर है, लेकिन यहाँ पर आपको कैसा वातावरण बनाना है ये आप सब जानते हैं, क्योंकि आप शिक्षक हो। और आपने वास्तव में यहाँ पर 1 महीने में ऐसा वातावरण बनाया। मैं जब
2010-11 की बात कर रहा हूँ गुरु जी। उस टाइम मास्टर भवलाल जी जो मेरे राजनीतिक गुरु भी हैं, आज वो इस दुनिया में नहीं है, वो शिक्षा मंत्री थे और मुझे सुजानगढ़ और बिदासर के स्कूलों में कई कमरा उद्घाटन, कभी ये जो समग्र शिक्षा अभियान में बड़े जो है उनके उद्घाटन में और बहुत सारे मौक़ों पर साल में वो 2 बार गांव में लेके जाते थे। तो मेरे बड़े आत्मीय थे और सबको पता भी है। तो मेरे पास लोग चुपचाप आते हैं कि मैं सरपंच था उस टाइम कि सरपंच साहब हमारा इस स्कूल से ट्रांसफर कराओ। तो मैंने कहा आपका गांव तो 5 किलोमीटर है, आपको यहाँ से ट्रांसफर की जरूरत क्या पड़ी? एक सोचने वैसे होता है संदर्भ से। तो उनका मुझे 15-20 आदमी से मिले टीचर, तो उनका एक ही जवाब होता, साहब स्कूल का वातावरण ठीक नहीं, स्कूल का वातावरण ठीक नहीं है। कहीं पर स्टाफ में आपस में थोड़ी बहुत, इतना बड़ा परिवार होता है तो हो जाती है थोड़ी बहुत, लेकिन कई जगह ऐसा माहौल होता है, उस माहौल को की वजह से उनको वहाँ जाना पड़ता है। लेकिन हम सब और हमारे बच्चे, हम सब खुशकिस्मत है कि इस स्कूल का वातावरण एक परिवार की तरह है, पहले था और वह आपने आने बाद महसूस भी किया होगा, लेकिन आपने उसको एक सूत्र में और पिरो के रख दिया, इसके लिए भी आपका धन्यवाद। दूसरा मैं कहना चाहूँगा, आज जो सांस्कृतिक प्रोग्राम थे, बच्चों ने बहुत शानदार सांस्कृतिक प्रोग्राम किया और ये लक्ष्मी कंवर बैठी है, अब शायद तापड़िया में लिया एडमिशन। इनसे हम सबको, आप जो बच्चे बैठे इनको प्रेरणा लेने की जरूरत है कि मेहनत करके, अभी जो घोषणाएं हुई थी कि 90%, 95%, तो सब बच्चों को आपको कहना चाहूँगा कि देखो जीवन में शिक्षा, सेहत और अनुशासन, ये 3 चीज किसी के जीवन में नहीं है तो उसका जीवन निरर्थक है। क्या क्या? शिक्षा, सेहत और अनुशासन, इन 3 ही शब्द में पूरा सब कुछ है। अगर आपके पास शिक्षा है तो आप सुबह घर से निकलते हो, किसान को देखते हो, अपने माता पिता को, अपने काका बाबा को देखते हो, वो खेत में जाते हैं, निनाण करे, सूड़ काटे, कड़बी काटे, सीटियाँ तोड़े, पसीना कैसे आता है, कितनी मेहनत करते हैं और शाम को उनको रुपए मिलते हैं 500-600। और शिक्षा ली, ये आपके सामने बैठे हैं, ये कोई तो ले रहा 2 लाख रुपए महीने के, तो दिन के कितने हो गए? 5,000, 6,000, 7,000। क्यों रहते हैं? गलत करे ले, लाख रुपए दे भी लो। तो लाख रुपए लेने का मतलब होता है कि दिन के 3-3.5 हजार रुपए, और काम क्या है? शिक्षा देना। अपना कर्म कर रहे हैं, इन्होंने मेहनत की, आज इस मुकाम पर पहुंचे। तो मैं आप सब लोगों से कहना चाहूंगा कि इस मुकाम तक पहुंचने के लिए हम देखते हैं कि ये कलेक्टर है, कोई आईएएस है, कोई एसपी है, कोई डिप्टी है, कोई इंचार्ज है, एसडीएम है, तहसीलदार है, वीडियो है। ये कोई बाहर से नहीं आए, आप में से ही बन के जाते हैं। लेकिन बनते कब है? जब पढ़ाई करो। जीवन का, बच्चों सुनो मेरी बात, ओ बच्ची बैठ जाओ, सुनो। जीवन में 9th, 10th, 11th और सीनियर, ये जो 4 क्लास है, ये 4 क्लास अगर आपने अपनी मेहनत और ईमानदारी से अगर मेहनत कर ली तो आपको अधिकारी बनने से कोई रोक नहीं सकता। ये 4 साल 9th, 10th, 11th और सीनियर, गुरुजी सही कह रहा हूं, ये अगर आपने अगर मेहनत कर ली तो यहां से कोई एसडीएम निकलेगा, कोई कलेक्टर निकलेगा, कोई तहसीलदार निकलेगा, कोई नायब तहसीलदार निकलेगा, कोई पटवारी निकलेगा, गुलाम सेवक निकलेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि शिक्षा, अब शिक्षा के साथ सेहत भी जरूरी है। अगर आपके पास शिक्षा है और सेहत नहीं है तो शिक्षा भी कोई काम की नहीं है। इसलिए शिक्षा के साथ सेहत, और आपके पास शिक्षा और सेहत दोनों है और आपके पास अनुशासन नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं है। इसलिए शिक्षा, हमेशा अनुशासित होकर शिक्षा लें, सेहत के साथ सेहतमंद होकर शिक्षा लें। दूसरा मैं कहना चाहूँगा कि इस स्कूल के लिए गुरुजी, मैं तो 2010 से लेके जो मेरे से बंद पड़ा मैंने किया, और शायद चेंज लग रहा होगा इस स्कूल में, चाहे टीन सेट हो, चाहे इस स्कूल में पहला वो कमरा हो, उस टाइम रणवा जी मंत्री हुआ करते थे,
उसके बाद ये समग्र शिक्षा में ये कमरे हो। तो इस स्कूल के समय समय पर, और अभी इनका जब उद्घाटन हुआ तो उस उद्घाटन में राहुल कसवा जी ने कहा था कि 10 लाख रुपये बाउंड्री के दे दूंगा, जब स्वीकृति आएगी 10 लाख रुपये उसमें आ जाएंगे, वो उसका 1-2 लाख पटवारी लेसा, तो वो भी मिल जाएगा। और आपने एक गुरु जी अभी वो सोलर लाइट की आपने बात की, सभी भामाशाहों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा और विद्यालय के स्टाफ को भी कि सोलर को काम जो सॉर्ट आउट था वो कर दियो। भाई समदर सिंह जी है, ओम जी है, भागीरथ सिंह जी है, 3 ये बैठे 11-11 हज़ार के, और एक बिरजू सिंह जी और एक विक्रम सिंह दुले सिंह जी। और इन सबके साथ साथ विद्यालय के जो शिक्षक है उनकी तरफ से 21,000 रुपये आपको मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि विद्यालय आपका ही है, तो सोलर का तो आपका काम हो गया। और आपने दूसरी बात कही मेन गेट की, तो 4-6 महीने पहले मेरी किससे बात हुई थी, उनसे मेरी बात चल रही है, अब जल्दी ही उसका कोई निस्तारण कर देंगे इस स्कूल के लिए और इन बच्चों के लिए। मैं अध्यापकों को कहना चाहूँगा कि देखो ये बच्चे हैं, इनके यहाँ अभिभावक बैठे हैं, कोई का भाई बैठा है, कोई के माता पिता बैठे हैं, कि हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि बच्चों का चरित्र निर्माण कैसे हो। सबसे ज़्यादा अगर हमें आज के युग में इस 21वीं सदी में अगर शिक्षक को सबसे ज़्यादा जरूरत है तो उसको है कि उसका पढ़ाया हुआ बच्चे का चरित्र कैसा, उसका चरित्र निर्माण कैसे करें। पढ़ाई सेकेंडरी चीज़ है और अभिभावकों का भी ये जिम्मेदारी बढ़ती है कि सिर्फ हम स्कूल भेज देते हैं, घर में जाने के बाद बच्चे को पूछते नहीं तो पढ़ा नहीं पढ़ा, तूने क्या क्या पढ़ाया, क्या किया क्या नहीं किया, खेत भेज देते हो, ये भेज देते हो, बच्चा पढ़ता नहीं, ठीक है कुदड़ा मारे। लेकिन आप अकेले शिक्षकों को दोष नहीं दे सकते। इस स्कूल में पिछले 5 साल से मैं देख रहा हूँ, पिछले 5 साल का जो रिजल्ट है, कितनी खुशी की बात है कि इस स्कूल का अभी कोई बात कर रहा था कि आज के टाइम में जींद्रा सर, भानीसरिया और आप सर, इन स्कूलों का आम जनता में एक अलग सा क्रेज बन रहा है। ये हकीकत है, अमृतसर को भी है, लेकिन मैं आसपास की बता रहा हूँ आपको। वो क्यों है? पहले आशा के अनुरूप रिजल्ट नहीं आता था, लेकिन 18 बच्चों में से 16 बच्चे अगर फर्स्ट श्रेणी के लाते हैं, 80, 85, 83, 82, 88, तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। अब लेकिन हमारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? जब सरकारी स्कूल में जब आपको हिंदी मीडियम में पढ़ाना है, ये आप जो सामने बैठे हो आपको कह रहा हूँ, यहाँ भी जो अभिभावक बैठे उनको कह रहा हूँ कि हिंदी मीडियम में जब पढ़ाना है तो फिर भानीसरिया स्कूल में क्यों नहीं? आप रिजल्ट मिलाओ कि रिजल्ट की आपस में तुलना करो कि उस स्कूल का रिजल्ट क्या है, सरकारी स्कूल का रिजल्ट क्या है, उस स्कूल का रिजल्ट क्या है, इस स्कूल का रिजल्ट क्या है, तुलना करो। जब सरकार ने 17 टीचर है भानीसरिया स्कूल में, 17 टीचर, लेकिन तकलीफ जब होती है कि बच्चे 150 से कम, यह तकलीफ होती है। तो मुझे एक बात बताओ, जब यहाँ पर 88 नंबर आ रहे हैं, 90% आ रहे हैं, 95% आ रहे हैं, तो आज ही तो कलेक्टर बना को नहीं, आगे जाके 4 साल 3 साल बीए करेंगे, बीए को बीकॉम करेंगे या एमए करेंगे, जो भी है, उसके बाद प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होंगे, तो उसके बाद में रिजल्ट मिलेगा। भाई आज बच्चा पैदा होकर बड़ा थोड़ी हो जाएगा। आप मेरी चीज समझने की कोशिश करो, अपने जो भी है आस के पड़ोस के अपने घर के बच्चों सरकारी स्कूल में डालो। हिंदी मीडियम में जो पढ़ाना चाह रहा है, इंग्लिश मीडियम पढ़ाओ वो अलग चीज है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि थे हमारी बात ने थोड़ी गौर सुनजो कि स्कूल में हुआ है इतना बड़ा सेट, कोई भी गुरु जी कोई चोमू आएडा, सामोदुर गुरु जी खाटू श्याम जी आएडा, पिलानी भी देखेड़ी है, और भी गुरु जी थे भी उदयपुर बाटे। इतना बड़ा सेट कोई स्कूल में हो तो मुझे बता देना, किसी ने देखा हो तो। चूरू जिले की कह रहा हूँ, झुंझुनू जिले कह रहा हूँ, सीकर जिले कह रहा हूँ, इतना बड़ा सेट कोई स्कूल में हो तो मुझे लाके बता देना कि ये हमारे स्कूल में है।
और कोई गलतियों बाप जी एक आधो मिल जाए तो वो अलग चीज। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि स्कूल के विकास के लिए हम सब गांव में जो मंच पर बैठे हैं, हम हैं, यहाँ के अध्यापक वगैरह है, जो बच्चे सांस्कृतिक प्रोग्राम में आज आपने एक नई शुरुआत की, ये भी मैंने पहली बार देखा है। इनसे क्या गुरुजी होता या कुछ नहीं होता, लेकिन एक पॉजिटिव माइंड का एक सोच होता है कि आज ये कालीन बिछा हुआ है, तो एक उसमें जो हमारा जो आज पर्व है, ये हमारा त्यौहार है, देश के त्यौहार है, होली दीपावली है, उनसे भी बड़े त्यौहार है, राष्ट्रीय पर्व है, तो इन पे क्या थोड़ा सा आनंद आता है। आज स्कूल में संसाधनों की कमी नहीं है, आपने जो जैसे कहा वैसे वैसे हो गया, हमारा घटाए बैठे हैं, और बता दीजिए, अभी को कम बेसी पड़ा तो मन बता दीजिए। तो ये वास्ते मेरा कहने का मतलब ये है कि हम, अच्छा दूसरी मैं गुरुजी आपको कहना चाहूँ, आपको इसलिए कर रहा हूँ कि आप नए आए हो, कि हमारे गांव का एक जो सामाजिक ताना बाना है वो बहुत शानदार है, बहुत शानदार है। कोई भी बच्चे का अभिभावक आप उसको डांटो पढ़ाओ, कोई भी अभिभावक आपको कहने के लिए नहीं आएगा, अभिभावक यही कहेगा कि नहीं पढ़ेगा तो पिटाई खाएगा। तो इसलिए यहाँ का सामाजिक ताना बाना बहुत अच्छा है। हम सब, हमारा गांव एक मन का गांव, एक मन का गांव है। मुझे बहुत खुशी है मुझे ये कहते हुए कि हम एक मन के, एक आत्मा के और एक सिस्टम से चलने वाले लोग, इसलिए आपको किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी। और मेरा तो इस गांव पर मैं तो 7 जन्म तक भी एहसान चुका नहीं सकता, 7 जन्म तक नहीं चुका सकता। इसलिए आप सब लोग पधारे। अभी गुरुजी कह रहे थे कि पिलानी जूझनो रहे खाटू श्याम जी, लेकिन इतनी देर कोई, इतने पहले बात तो गाँव में वो 15 अगस्त पर आते नहीं है, इतने बच्चे 15 अगस्त पर आते नहीं है, आते हैं तो 5 मिनट में आए, झंडा लहराया चले गए। तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि ये हमारा अपना स्कूल है, इस स्कूल का सहयोग करना, इस स्कूल में जो भी मतलब विकास में, भामाशाह में आज 11-11 हज़ार के जो लोग बोल रहे थे, बड़ी खुशी हो रही थी, तो होना चाहिए। अब फिर क्या है कि 11-11 हज़ार हम लोगों ने दिए तो 21,000 मास्टर जी भी दे दिया मिलाकर, कभी मैं भी दे सिया। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि ये स्कूल हमारा है, इसको हमें चलना है। दूसरी सबसे बड़ी बात कर रहा हूँ कि हम सबका एक ध्येय होना चाहिए कि हम आने वाली पीढ़ी को क्या देके जा रहे हैं। हमारा एक ध्येय होना चाहिए कि आने वाली पीढ़ी को हम क्या देके जा रहे हैं। एक न एक दिन टिकट सबकी तैयार है, जाना सबको है, लेकिन आज जब मैं पढ़ता था इस स्कूल में, हवा सिंह जी हमारे टीचर हुआ करते थे, तो ये एक कमरा था गुरुजी, एक, उसके बाद 2 बने, उसके बाद 2 बने, उसके बाद ये बने, तो ये कोई सब मैंने थोड़ी बनाए। मेरा कहने का मतलब है कि ये स्कूल, कल परसों हमारे यहाँ कैंप था, एडीएम साहब आए, एसडीएम साहब आए, तहसीलदार जी आए, यहाँ पर मस्त था, यहाँ पर बैठ के पूरा ये गौर से देखा कि स्कूल में इतनी जमीन। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मेरे हिसाब से ओम जी था के टाइम कटी, पृथ्वी सिंह जी के टाइम कटी, पृथ्वी सिंह जी सरपंच थे, आज वो इस दुनिया में नहीं है, उनको भी नमन करता हूँ कि उनके टाइम आज ये गुरुजी ये जमीन और वो सामने जो जमीन पड़ी रही पीछे पूरी स्कूल की जमीन है। अटे थे यूनिवर्सिटी खोल दो ने तो जमीन की कोई कमी को नहीं। अभी सिक्कर से पाटोदा से एक मैडम ट्रांसफर हो गए थे, तो मैडम मैं घूम के आया तो मैडम मिल गए यहाँ पर, तो मैं को मैडम कैसे जाए, क्यों तकलीफ तो है, लेकिन ट्रांसफर हो गया तो क्या करें। ठीक है, उनका ट्रांसफर वापिस हो गया, चले गए। तो उन्होंने मुझे एक बात बताई कि मैं जिस स्कूल से आई हूँ ना, वो स्कूल आपका टीन सेट है ना, इतनी दूर में सीनियर स्कूल है, मतलब टीन सेट बना हुआ है, इतनी दूर में सीनियर स्कूल है। क्यों रतन जी, मैडम ने बोला शायद आप में से कोई होगा। तो मेरे कहने का मतलब ये होता है कि हम आने वाली पीढ़ी को क्या देके जा रहे हैं, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। आज आने वाली पीढ़ी के लिए गांव में टंकी बनी है, आने वाली पीढ़ी पानी पिएगी, हम भी पिएंगे। गांव में रोडें बनती है, सड़क बनती है, और भी जो काम है, तो हमारा अब जैसे भी लाइट आई, बिजली आई, हमारी लाइट बहुत लेट आई गुरुजी, 2003-4 मई 2 मई होगी। तो मतलब जिनके प्रयासों से आई वो तो शायद चले गए होंगे, लेकिन हम उसका उपयोग कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि हमारा 2 ही उद्देश्य होना चाहिए। एक तो हमारे जो बच्चे हैं उनका चरित्र निर्माण, एक उनकी शिक्षा पर ध्यान, और एक हम आने वाली पीढ़ी को क्या दे रहे हैं। कोई पीढ़ी अच्छा काम करके जाता है तो हम कहते हैं कि यार उसने एक अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया। कोई अगर गलत काम करके जाता है हम कहते हैं कि यार ये तो आदमी ऐसा ही था। तो मेरा कहने का मतलब यही है, आप लोगों ने इतना लंबा चौड़ा मेरा वो भाषण सुना, और आपने जो यहाँ पर
गुरुजी आपने जो स्वागत सत्कार किया उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आगे जब भी आप कहोगे स्कूल का कोई भी हो, हम आपके लिए हमेशा पूरे गांव एक तन मन से आपके साथ रहेंगे, धन से भी आपके साथ रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।